Good morning students, welcome again to my YouTube channel. Today we are going to learn about cash book, right? So as we all know that all business financial transaction first recorded in journal book, then it will be posted in ledger account, right? In case of a small scale business, if there are small scale business, then what happened, transaction are very less, so business will be able to record all the transaction in a one single book. But in case if business will increase, so transaction will also increase, so it will be difficult for a business to record all transaction in a one single book. So journal is divided into special journals, right? This special journal is called special purpose books. They are also called subsidiary books. Okay? So cash book is a part of that special purpose book. First we are going to read about cash book. So what is cash book? Students, I have written here, you can see cash book is a book in which all the transactions related to cash receipts and cash payments are recorded. Means all transactions, they are related to cash receipts and cash payments are recorded. But one more thing is there, transactions related to bank means all the receipts deposited in bank and all the payments out of the bank are also recorded in cash book, right? So बैंक ट्रांजेक्शन्स भी कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती है और कैश ट्रांजेक्शन्स भी कैश बुक में ही रिकॉर्ड की जाती है. ठीक है, कैश बुक बनाना स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है. वी विल डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैश बुक ऑल्सो. ठीक है, सो फर्स्ट आई विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक, हाउ टू मेक कैश बुक, देन वी विल डू दिस क्वेश्चन, राइट? सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से टू यू, कैश बुक का मतलब क्या है? ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, यानी कैश बुक वो होता है जिसमें कैश और बैंक के जो ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है. ठीक है, कैश एंड चेक रिसिप्ट्स डेबिट साइड में दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. डेबिट साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें सारी की सारी कैश एंड चेक रिसिप्ट्स को लिखा जाता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की. राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड का एक कॉलम होता है जिसमें आपको कैश एंड चेक पेमेंट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सब हम उसके अंदर लिखेंगे. ठीक है, तो कैश बुक परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ बोथ जनरल एंड लेजर. कैश बुक जो होता है वो दोनों तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जनरल को भी परफॉर्म करता है और लेजर को भी परफॉर्म करता है. ठीक है, तो इतना सबको क्लियर हुआ. बेसिक जो चीजें हैं वो ये कि कैश और बैंक जो है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं कैश बुक में. कैश और चेक से रिसिप्ट जो भी हुआ है वो डेबिट साइड में, और पेमेंट जितनी भी हमने करी है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड में लिखी जाती है. ठीक है, अब हम बात करते हैं कैश बुक की. कैश बुक के बारे में, कैश बुक का जो परफॉर्मा होता है वो कैसा होता है, फर्स्ट हम उसका परफॉर्मा देख लेते हैं स्टूडेंट्स. सिंपल सा टी होता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था. ठीक है, एक ये टी होता है जिसमें एक साइड लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट का कॉलम होता है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट का कॉलम होता है. फिर डेबिट साइड में क्या क्या होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, और इसको रिसिप्ट भी बोला जाता है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो डेबिट साइड में है अपन क्या लिखते हैं, रिसिप्ट लिखते हैं. ठीक है, उसके बाद में मैं इसको यहाँ पे छोटा लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ नंबर, और फिर दो कॉलम होते हैं, कैश का कॉलम हो गया, कैश और बैंक. ठीक है, और डेबिट साइड में जो हम लिखते हैं वो आती है सारी की सारी रिसिप्ट्स को लिखा जाता है. ठीक है, और क्रेडिट साइड में जो हम लिखेंगे वो हम लिखेंगे पेमेंट्स को. इतना आया सबको समझ में? जैसा डेबिट साइड में होते हैं कॉलम्स, वैसे ही सेम टू सेम कौन सी साइड में होते हैं, क्रेडिट साइड में. वही सेम चीजें, डेट, पर्टिकुलर्स, एलिफ और कैश और हमारा बैंक. ठीक है, ये होता है कैश बुक का परफॉर्मा. आप चाहे तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हो, चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रिसिप्ट भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप पेमेंट्स भी कर सकते हो. ठीक है, तो दोनों ही राइट है, कोई इसको रॉन्ग नहीं करेगा. अब देखिए स्टूडेंट, जो मेन चीज जो समझने की है कैश बुक के कॉन्सेप्ट में वो क्या है. कैश बुक जो बेसिकली होता है उसकी टू टाइप्स होते हैं. ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं? कैश बुक दो तरह से होती है. कौन सी दो तरह से? एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक तो होती है सिंगल कॉलम कैश बुक,
और एक होती है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। सिंगल कॉलम कैश बुक में जो अपन एंट्रीज करते हैं वो किससे रिलेटेड होती है? सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड, ठीक है। सिंगल कॉलम में सारी एंट्रीज किससे रिलेटेड करेंगे? अपन कैश से रिलेटेड ही करेंगे। डबल कॉलम मतलब दो कॉलम किस किस के बनाएंगे? एक तो बनाएंगे कैश का कॉलम और एक हम बनाएंगे बैंक, यानी डबल कॉलम में कितने कॉलम्स आएंगे? कैश प्लस बैंक। तो यहाँ पे मैंने कौन सी कैश बुक बनाई है? डबल कॉलम कैश बुक बनाई, जिसमें कैश की भी एंट्री आएगी और बैंक से रिलेटेड जो भी है ट्रांजेक्शन वो इसके अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैलेंस की। कैश बुक में जो आपको सबसे पहले दिया हुआ होगा वो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा, ठीक है। क्या दिया हुआ होगा? ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो कैश का भी होगा और बैंक का भी होगा, दोनों का होगा। तो कैश का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, उसको दोनों को हम कहाँ लिखेंगे? टू बैलेंस पीडी करके इन दोनों की एंट्री कर दी जाएगी, ठीक है। कैश का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट साइड ही आता है, तो डेबिट साइड में हमेशा टू बैलेंस पीडी करके इसको लिख देंगे। लेकिन जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट साइड तो होगा टू, अगर ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस पीडी लिखेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इट कैन बी ओवरड्राफ्ट ऑल्सो, ठीक है। तो बैंक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? व्हेन योर विड्रॉल्स आर मोर देन योर डिपॉजिट्स, यानी अगर आपने बैंक में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हैं और आपने विड्रॉ किए हैं 12,000 रुपीज, ऐसी फैसिलिटी बैंक उन बिजनेस को देखता है जिसके मार्केट में गुडविल अच्छी होती है, ठीक है। तो अगर डिपॉजिट आपने 10,000 रुपीज करवाए, 12,000 आप विड्रॉ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है जो 2,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं वो क्या है? आपका ओवरड्राफ्ट है। तो हमेशा बैंक का बैलेंस ओपनिंग भी हो सकता है और ओवरड्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट में अगर इसका आपको बैलेंस दिया हुआ है तो आप इसको कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी करके आप इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इतना आया सबको समझ में? अब देखो आगे हम बात करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैश बुक का, जिसमें आपको सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिए रखा होगा और हमेशा ये गिवन ही होता है, ठीक है। कैश बुक को मंथली अपन बना सकते हैं, ठीक है। कैश बुक के लिए ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको अपन मंथली बेसिस पे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैश बुक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज आती है वो है एंट्रीज की। और एक एंट्री आपने नाम सुना होगा कहीं पे शायद, कॉन्ट्रा एंट्री होता है। नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी एंट्री होती है। कॉन्ट्रा एंट्री बेसिकली वो एंट्री होती है जो दोनों को अफेक्ट करती है। दोनों, इट मीन्स जो कैश को भी अफेक्ट करेगी प्लस बैंक को भी अफेक्ट करेगी। यानी जिस एंट्री का जो इफेक्ट है वो कैश पे भी पड़ेगा और बैंक पे भी पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रा एंट्रीज जो होती है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ दो ही तरह से होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रा एंट्री दो तरह से होती है जिसका इफेक्ट कैश पे भी पड़ता है और बैंक पे भी पड़ता है, ठीक है। तो अभी कैश कॉन्ट्रा एंट्री दो तरह से कौन कौन सी होती है? एक तो होता है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जिसको अगर ये पूरी लाइन अगर कोई नहीं लिखना चाहे तो वो एक वर्ड आपको दे देगा बैंक्ड। तो बैंक्ड अगर वर्ड आया हुआ है तो इसका मतलब भी यही होता है कि कैश जो है डिपॉजिट करवाया हुआ है बैंक में। अब आप सोचो कि यहाँ जो है आपका बिजनेस है, कंपनी मान लेते हैं, ठीक है, और ये जो है वो बैंक है। अब यहाँ से डिपॉजिट करवाया है बैंक में पैसा, 5,000 रुपीज जमा करवाया बैंक के अंदर, ठीक है। तो आप सोचो कंपनी ने 5,000 रुपीज बैंक में जमा करवाया, तो यानी कंपनी के पास से 5,000 रुपीज जा रहे हैं, ठीक है, और बैंक के पास में वो 5,000 रुपीज जमा हो रहे हैं। यानी कैश भी इफेक्ट कर रहा है हमारी कंपनी का और बैंक भी हमारी कंपनी से जो भी रिलेटेड है, जहां पे हम जमा करवा रहे पैसे, वो भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इन केस कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश बैंक में जमा करवाया है तो बैंक को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश करके ये एंट्री हो जाएगी। अब इसकी एंट्री जो कैश बुक में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको अभी क्या बताया बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप अगर बीडी दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी लिख देंगे, अगर ओवरड्राफ्ट आपको दे रखा है तो बाय बैलेंस बीडी करके आप ओवरड्राफ्ट लिख सकते हो, ठीक है। बैंक का है ओवरड्राफ्ट तो आप बैंक के कॉलम में उसको एंट्री कर सकते हो। फिर ये बोल रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमारी एंट्री कैश बुक में क्या बनेगी? कैश बुक में हम लिखेंगे बाय बैंक करके, या फिर सिर्फ बैंक भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। जितने भी रुपीज है, जैसे 5,000 रुपीज है बैंक में जमा करवाए हैं तो बैंक क्लिक करके
कैश में आप 5000 लिख देंगे और यहाँ पे डेबिट साइड में टू कैश करके बैंक में आप 5000 लिख देंगे। ठीक है, यानी बैंक में बाय बैंक करके, क्योंकि ये बाय बैंक में ही जाएगा, ठीक है, तो बाय बैंक में 5000 लिख देंगे और टू कैश करके 5000 यहाँ पे बैंक में लिखेंगे और यहाँ का जो अमाउंट है वो कैश में लिखेंगे। फिर कॉन्ट्रा एंट्री की पहचान क्या होती है, आपको एलएफ वाले कॉलम में सी लिखना पड़ता है। ठीक है, आप छोटा सा सी लिखेंगे एलएफ वाले कॉलम में तो ये पता चल जाएगा कि कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, एक और कॉन्ट्रा एंट्री होती है स्टूडेंट्स, वो कौन सी होती है, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। सपोज करो ये है 2000 रुपीज, यानी 2000 रुपीज का बैंक से कैश निकाला गया है फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, तो ये 2000 रुपीज का बैंक से पैसा निकाला है, तो ये फिर से मैं आपको बता दूं, ये कंपनी हो गई और ये हो गया बैंक। अभी तो यहां से यहां जमा हो रहे थे पैसे, अभी यहां से वापस से कंपनी में आ रहे हैं, यानी 2000 रुपीज जो है बैंक से निकाल करके कंपनी में लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अफेक्ट कर रहे हैं, कैश भी इफेक्ट कर रहा है और बैंक भी इफेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, तो इसका अगर मैं जनरल एंट्री करना चाहूं तो इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी, देखो बैंक में पैसा दे रहा है कंपनी को, कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो कैश को डेबिट करेगा कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, जस्ट बिकॉज क्योंकि बैंक के पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी एंट्री क्या करूंगी, टू बैंक लिखूंगी, टू बैंक, और कैश में साइड में मैं लिख दूंगी 2000 रुपीज। ठीक है, और यहाँ पे मैं बाय कैश लिखूंगी और बैंक वाले कॉलम में लिख दूंगी मैं 2000 रुपीज। सिंपल। अगेन क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है तो मुझे इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा इसको शो करने के लिए। तो मैं इसको एलएफ वाली कॉलम में छोटा सा सी करके इसको बता दूंगी कि ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, ये दोनों एंट्री आपको समझ में आई। अब एक एंट्री होती है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो वो क्या है, आपकी ड्राइंग्स है। ठीक है, तो ड्राइंग्स जो होती है वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती है, सिंपल एंट्रीज होती है वो, उसको कॉन्ट्रा एंट्री में हम लोग क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, अब ये हुई कॉन्ट्रा एंट्री की बात। एक तो कैश बुक में मेन जो पढ़ना था वो बैलेंस था, एक थी कॉन्ट्रा एंट्री, और एक और जो इम्पोर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, जो हमें ध्यान रखनी है, वो है चेक रिसीप्ट। चेक रिसीप्ट, चेक रिसीप्ट की एंट्री हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। क्या ध्यान रखनी है चेक रिसीप्ट की एंट्री को, सपोज करो एक ट्रांजेक्शन है कि चेक रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम राम, यानी राम से 5000 का जो चेक है वो रिसीव किया गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में दो चीजें हो सकती है। क्या दो चीजें हो सकती है, एक तो जब जो चेक रिसीव हुआ है वो हैंड टू हैंड डिपॉजिट हो जाए बैंक में, डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे। ठीक है, अगर जो चेक रिसीव्ड हुआ है वो हैंड टू हैंड उसी दिन अगर बैंक में जमा हो जाए, एक तो ये चीज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट भी लिख देती हूँ, चेक रिसीव्ड रुपीज 5000 फ्रॉम राम ऑन 1 जनवरी 2020। ठीक है, और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि जो चेक रिसीव हुआ है वो 1 को नहीं जमा होके बैंक में 4 को हो रहा है, डिपॉजिटेड आफ्टर फ्यू डेज और 4 जैन। ठीक है, या तो 4 जैन को डिपॉजिट हो रहा है या फिर उसी दिन यानी 1 जैन को वो डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर 1 जैन को अगर बैंक में पैसा आ गया है तो अपन क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, राम से लिया है तो टू कैश की जगह टू राम करेंगे, यही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि डिपॉजिट आफ्टर फ्यू डेज फॉर ऑन 4 जनवरी 2020, तो इसकी जो है कैश बुक में अपन एंट्री नहीं करेंगे। किसकी नहीं एंट्री करेंगे, जो 1 जनवरी को कैश रिसीव्ड हुआ, चेक रिसीव्ड हुआ, उसकी एंट्री अपन कैश बुक में नहीं करेंगे। उसकी सिंपल सी एंट्री बनेगी, क्या बनेगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड में क्यों करूं, क्योंकि अभी भी मेरे पास में चेक पड़ा है, अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम, जितने से भी रुपीज से एंट्री 5000 से वो सिंपल से इसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर 4 दिन बाद में या 3 दिन बाद में 4 तारीख को वो पैसा जमा हो गया है बैंक के अंदर, डिपॉजिट हो गया है चेक, तो मेरी एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगी,
बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर दूंगी, क्योंकि अब मेरे पास से वो चेक है वो चला गया है बैंक के अंदर, तो टू चेक इन हैंड करके 5000 से मैं ये एंट्री कर दूंगी। तो अब इस एंट्री को मुझे अपनी कैश बुक में भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैश बुक में क्या लिखूंगी, टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड अकाउंट, और कितने रुपीज से, 5000 रुपीज से एंट्री है, लेकिन कौन से कॉलम में करूंगी, बैंक वाले कॉलम, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट को क्या किया हुआ था, डेबिट किया हुआ था। तो ये इतना सबको समझ में आया। ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कैश बुक के वही है, बस ये इतने कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गए तो आपको कैश बुक जो है क्वेश्चंस करना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जो करने वाले हैं, होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो कैश बुक के हैं वो समझ आ गए होंगे। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जो जो मैंने आपको करवाया है, ठीक है। सबसे पहले कैश बुक में आपको ध्यान रखना है ओपनिंग बैलेंस के बारे में। कैश बुक का हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है, लेकिन बैंक का जो है वो ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और जो है ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी हो सकता है, जिसे आप क्रेडिट साइड में लिखते हो, ठीक है। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, टू बैलेंस बीडी करके लिखेंगे। अगर क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो उसको क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है। सेकंड चीज हमने पढ़ी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी होती है, जो एंट्रीज कैश पे भी इफेक्ट करती है और जो बैंक को भी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो 2000 कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन कौन सी होती है, दो कॉन्ट्रा एंट्रीज मैंने बताई, एक तो कैश डिपॉजिट करवाया बैंक से और एक बैंक से जो है पैसा लिया, विड्रॉ करवाया, ठीक है। उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया चेक रिसीव्ड की कंडीशन आएगी आपके पास में। चेक रिसीव्ड की जो कंडीशन आएगी उसमें दो चीजें आएंगी, एक तो डिपॉजिट हो जाएगा सेम डे पे, ठीक है, और एक उस दिन नहीं डिपॉजिट करवा के 2-4 दिन बाद डिपॉजिट करवाया, ठीक है। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कैश बुक के, ये समझने बहुत जरूरी है कैश बुक के लिए। अब हम नए सिरे से ये बनाते हैं कैश बुक क्वेश्चन करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास में क्वेश्चन है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, पेपर पे मैंने क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम इसको करने वाले हैं आज। सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, प्रिपेयर बैंक कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रूपा ट्रेडर्स, यानी कैश बुक किसकी बनानी है, रूपा ट्रेडर्स की बनानी है हमें। तो मैंने यहाँ पे लिखा रूपा ट्रेडर्स, रूपा ट्रेडर्स की कैश बुक बनानी है तो रूपा ट्रेडर्स लिख दिया। उसके बाद में मुझे इसका परफॉर्मा बनाना पड़ेगा, डेट। अब मैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स की जगह पे रिसिप्ट्स लिख रही हूँ, रिसिप्ट्स, एलएफ, कैश, बैंक, ठीक है। अगेन डेट, पेमेंट्स, कैश एंड बैंक, ठीक है। एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पेमेंट्स, कैश एंड बैंक। This is credit side and this left hand side is debit side. तो यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको कैश बुक को करने में, और होप कि आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड दे रखा है 4000 रुपीज। मैंने आपको बताया था अभी कि हमेशा आपको ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो गिवन होगा। तो यहाँ पे मैं जनवरी 1 को एंट्री दे रखी है कैश इन हैंड की, जिसको मैं लिखूंगी टू बैलेंस बीडी। कितने रुपीज का दे रखा है, 4000 रुपीज, यानी कैश का बैलेंस दे रखा है तो कैश वाले कॉलम में मैं लिखूंगी 4000 रुपीज, ठीक है। आया आपको समझ में। अब साथ ही साथ में आपको दिखाई दे रहा होगा इसके नीचे लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट 3200। अभी मैंने आपको बताया कि बैंक जो ओवरड्राफ्ट है उसको हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, सेम डेट को जनवरी 1 को ही आपको इसको शो करना है और यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस बीडी, और बैंक साइड में आपको लिखना है 3200 क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। इतना आया समझ में। अब जो है वेजेस पे की जा रही है 400 रुपीज। वेजेस आप पे करते हो तो वेजेस पे करने की क्या एंट्री करते हो, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यही करते हो, ठीक है। पेमेंट हुआ है तो कैश बुक अगर आप बना रहे हो तो आप कैश बुक की साइड में क्या लिखोगे, बाय वेजेस लिखोगे, यानी वेजेस को आपको यहाँ पे लिखना है क्रेडिट साइड में, और कैश पेमेंट हो रहा है तो 400 रुपीज कैश में आ जाएंगे। कौन सी डेट है, जनवरी 4। आया समझ में आपको। नेक्स्ट एंट्री देखो आप, कैश सेल्स हुई है, सेल्स जो हुई है वो कैश में हुई है तो क्या एंट्री बनेगी,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। तो अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स यानी अब मैं अपनी कैश बुक में यहाँ पे क्या लिखूंगी, टू सेल्स लिखूंगी। जनवरी 5 को टू सेल्स करके ये एंट्री करूंगी, क्योंकि ये जो कैश सेल्स है वो कैश में हो रही है, तो मैं कैश वाले कॉलम में 7,000 रुपीज लिखूंगी, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है परचेज गुड्स बाय चेक। ध्यान देना है हर एक एंट्री पे, हर एक पॉइंट पे आप ध्यान देना। परचेज गुड्स है बाय चेक, यानी जो गुड्स परचेज किए उनका पेमेंट किसके थ्रू जा रहा है, बैंक के थ्रू जा रहा है, कैश में नहीं जा रहा है, ठीक है। लेकिन परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेज गुड्स बाय चेक, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी आप ये जो कैश बुक बनाओगे उसमें आप क्या लिखोगे, बाय परचेज करके लिखोगे, कितने रुपीज से, 2,000 रुपीज। लेकिन कौन सी कॉलम में लिखोगे, बैंक वाले कॉलम में लिखोगे, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब उसके बाद में देखो क्या बोल रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 2200, यानी फर्नीचर खरीदा है, कैश देके फर्नीचर खरीदा है, यानी क्या एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश करेंगे, यानी कैश बुक में मैं क्या लिखूंगी, बाय फर्नीचर ही लिखना है मुझे, यानी क्रेडिट साइड में मुझे क्या लिखना है, फर्नीचर अकाउंट 2200। जितने भी सारी पेमेंट्स है, फर्नीचर खरीद रही हूँ तो मैं पे कर रही हूँ, गुड्स खरीद रही हूँ तो मेरा बैंक पे कर रहा है, तो पेमेंट्स ही ना, वो तो पेमेंट्स वाली साइड में आएगा ये, ठीक है। तो फर्नीचर जनवरी 9 को फर्नीचर अकाउंट में 2200 करके ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फिर बोल रहा है कैश पे टू रोहित, यानी रोहित को कैश जो है वो पे किया गया। अगेन दिस इज अ पेमेंट, तो पेमेंट को मुझे कहाँ पे शो करना है, जनवरी 11 को पेमेंट को भी मुझे इसी में शो करना है, और किस नाम से करना है, बाय रोहित, यानी रोहित अकाउंट, या नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। रोहित अकाउंट में कितना जाएगा, 2,000 रुपीज। अब कैश पेमेंट हुआ है तो कैश वाले कॉलम में मैं ये 2200 कैश वाले कॉलम में आएगा, मैंने बाय मिस्टेक बैंक वाले कॉलम में लिख दिया था। कैश जो पेमेंट किया है रोहित को 2,000 रुपीज, वो भी अपन कहाँ लिखेंगे, 2,000 रुपीज कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। इतना आया सबको समझ में। अब देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, कौन सी एंट्री है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी तक अपन ने जो पढ़ा, कौन सी एंट्री पढ़ी थी, कॉन्ट्रा एंट्री पढ़ी थी, जिसके दोनों पे इफेक्ट करते हैं, कैश पे भी और बैंक पे भी। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई डिपॉजिट अगर हो रहा है बैंक में पैसा तो कंपनी को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। कैश मेरी कंपनी का भी इफेक्ट कर रहा है और मेरे बैंक में पैसा जा रहा है तो वो भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सी एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखो डिपॉजिटेड इनटू बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा ऑब्वियसली, और टू कैश हुआ होगा, ठीक है। यानी कैश बुक में तो मैं लिख दूंगी बाय बैंक करके बैंक अकाउंट, और कैश बैंक अकाउंट लिख करके कैश वाली साइड में मैं लिखूंगी 7,000 रुपीज। और जस्ट क्योंकि मेरा कैश बुक भी इससे इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू कैश करके और 7। आया आपको समझ में। और क्योंकि ये कौन सी एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एलएफ वाले कॉलम में मैं सी करके इसको शो करूंगी। यहाँ पे मैं एलएफ का कॉलम मैं भूल गई हूँ बनाना, तो ये छोटा सा एलएफ का कॉलम मैं यहाँ पे बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सी, ठीक है। आया आपको समझ में। नेक्स्ट देखो बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ओवरड्राफ्ट पे, ठीक है। कितने रुपीज चार्ज कर रहा है, 200 रुपीज चार्ज कर रहा है और बैंक चार्ज कर रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे मैं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट करके एंट्री कर दूं, और बैंक वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगी, 200 रुपीज, ठीक है। कौन सी, ये वाली एंट्री थी जनवरी 13 को। और एक एंट्री बीच में स्टूडेंट्स रह गई, ये वाली जो मैंने पेन से लिखी हुई है, एक और कैश सेल्स के बारे में। कैश सेल्स दे रखी है 4500 की जनवरी 14 को, यानी कैश सेल्स की एंट्री क्या है, अगेन वही वाली सेम एंट्री टू सेल्स अकाउंट करके हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी जो डेट है वो होगी जनवरी 14 को ये एंट्री हुई है, तो टू सेल्स करके हम यहाँ पे लिख देंगे। और क्योंकि ये कैश सेल्स है तो कैश वाले कॉलम में 4500 लिख देंगे। आया आपको समझ में। अब हम आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री पे। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, डेट है इसकी जनवरी 16, और बैंक चार्ज कर रहा है तो 200 रुपीज जो है बैंक वाले कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। देखो टेलीफोन बिल पे किया जा रहा है, बाय चेक के थ्रू पे किया जा रहा है टेलीफोन बिल, तो टेलीफोन बिल को पे करने की एंट्री
क्या करते हैं, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाता ही है, तो यहाँ पे कैश वाली कॉलम में क्या लिखेंगे, बाय टेलीफोन बिल, या फिर डायरेक्ट लिख दो टेलीफोन बिल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज जा रहे हैं टेलीफोन बिल के, 600 रुपीज जा रहे हैं, और कहाँ से जा रहे हैं 600 रुपीज, चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है उसका, तो चेक वाले कॉलम में, बैंक वाले कॉलम में 600 रुपीज से एंट्री कर देंगे इसकी। ठीक है, अब जो कह रहा है वो नई ट्रांजेक्शन है जनवरी 25 की, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीव चेक डिपॉजिटेड सेम डे, यानी गुड्स को सेल किया तो क्या एंट्री बनेगी, गुड्स अगर आप बेच रहे हो तो आपके पास में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करोगे आप और टू सेल्स करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक के थ्रू पेमेंट हो रहा है और चेक भी आपको सेम डे रिसीव हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ही एंट्री होगी, है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक करके एंट्री हो जाएगी। सेल किया है गुड्स आपने 3000 रुपीज से, तो आप बताइए इसकी एंट्री जो है हम कहाँ पे लिखेंगे, टू सेल्स करके अगेन यहाँ पे डेबिट साइड में, और 3000 रुपीज जो है चेक रिसीव्ड हो गया है बैंक वाले कॉलम में, 3000 रुपीज ले लेंगे क्योंकि जो ट्रांजेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स वो किसके थ्रू हुआ है, बैंक के थ्रू हुआ है। ठीक है, ये एंट्री थी जनवरी 25 वाली। ठीक है, अब जनवरी 27 की एंट्री है, पेड रेंट किया है। अब आपको पता चलने लग गया होगा कि पेमेंट जो है वो सारी क्रेडिट साइड में आपको लिखनी है और जो रिसिप्ट है वो आपको डेबिट साइड में लिखनी है। यहाँ पे हमने गुड्स को सेल किया था तो ये रिसिप्ट था, हमारा पैसा हमें मिल रहा था तो हमने रिसिप्ट साइड में इसको डेबिट कर दिया था। ठीक है, अब रेंट पे किया जा रहा है तो रेंट अकाउंट से इसको एंट्री करेंगे, कितने रुपीज का रेंट पे किया जा रहा है, 800 रुपीज, कैश वाले कॉलम में 800 रुपीज आप लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी कैश निकाला गया लेकिन पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज का नाम आती है, आपको पता होना चाहिए किसके बारे में बात कर रहा है, ड्राइंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली ड्राइंग, तो ड्राइंग निकाला है तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही एंट्री बनेगी। तो कैश वाली कैश बुक में हम क्या लिखेंगे, बाय ड्राइंग्स करके ही हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी क्योंकि ये क्या है, हमारा एक तरह से पेमेंट ही है। ठीक है, तो 500 रुपीज कैश वाले कॉलम में 500 रुपीज आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सैलरी पे की अगेन पेमेंट हो रहा है तो सैलरी अकाउंट करके इसको लिखेंगे यहाँ पे, कितने रुपीज, 1000 रुपीज कैश वाले कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है, तो इंटरेस्ट अगर बैंक कलेक्ट कर रहा है तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे जनवरी 31 को टू इंटरेस्ट करके आप इसको लिख सकते हो या फिर सिर्फ इंटरेस्ट में लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे बाय नहीं लगा रहे तो यहाँ पे भी आपको टू लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप डायरेक्ट ही जो है अकाउंट का नेम लिख सकते हो। ठीक है, सेल्स अकाउंट है, ये इंटरेस्ट अकाउंट है। ठीक है, कितने रुपीज से है, बैंक के थ्रू इंटरेस्ट कलेक्ट हुआ है 1700, तो बैंक वाले कॉलम में 1700 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका टोटल करना पड़ेगा। ये है आपकी कैश बुक। अभी आप इसका टोटल करेंगे तो इसका जो टोटल आएगा, डेबिट साइड का जब आप टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल आपके पास आएगा 15,500 रुपीज। ठीक है, और क्रेडिट यहाँ पे बैंक वाले कॉलम का टोटल आएगा 11,700 रुपीज। इसका जब टोटल करोगे तो 11,700 आएगा और इसका टोटल करोगे तो 15,500 आएगा। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो क्या आने वाला है, इनका जो डिफरेंस है ये जो मैंने आपको बताया था कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो आप सबसे पहले दोनों साइड्स की टोटल लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 15,500 से एक बार इसको इक्वल कर देती हूँ, उसके बाद में मैं इसका बैलेंसिंग निकाल लूंगी। ठीक है, अब आपको इसका बैलेंस निकालना है तो आप निकाल सकते हैं इस वाली टोटल में से इस वाली जितनी भी टोटल आई है उसको माइनस करके। तो ये यहाँ पे आएगा इसका डिफरेंस 1600। तो ये डिफरेंस में यहाँ पे मैं 1600 लिख देती हूँ, और ये जो इसका जो डिफरेंस आएगा 5700। कैश वाले कॉलम का डिफरेंस आएगा 1600 और बैंक वाले कॉलम का जो डिफरेंस है वो आएगा 5700। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस आया है इसको आप क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, यानी बैलेंस कैरिड डाउन, इसको आप लिखोगे बैलेंस सीडी, क्योंकि क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस सीडी। और जब आप आगे इसको करोगे ट्रांसफर तो आप इसको टू बैलेंस
जो है टू बैलेंस बीडी लिख करके इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। टू बैलेंस बीडी यानी बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 1600 और इसका है 5700। तो आप इसको पहले आपको इसको क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्लोज करके आप नीचे वाली साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके 6700 और 5700 से इसको जो है क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमने इसका बैलेंसिंग भी निकाल लिया और कैश बुक प्रिपेयर भी कर ली, ठीक है। होप आप लोगों को ये कैश बुक अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो नोटबुक में लिख भी सकते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। कैश बुक के स्टूडेंट्स जितने भी कॉन्सेप्ट से जो कैश बुक में मेन जो जितनी भी चीजें थी जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको बुक्स में मिलेंगे, वो सब हमने क्लियर कर लिया है। अब सेकंड वीडियो में मैं आपको स्पेशल पर्पस बुक्स सेकंड टाइप की बताने वाली हूँ, जिसके अंदर कैश बुक के अलावा जितनी भी बुक्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बेस्ड कोई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।